हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज हम लोगों की सीरीज़ का क्या है, आज 5वां दिन है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुल 10,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें क्या है, सारे के सारे प्रश्न क्या होंगे, पीवाईक्यू, यानी कि जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम लोगों का क्या है, डे 5 है, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने 4 मतलब कि वीडियो इसके आ चुका है। तो आप लोग जानते होंगे कि जिसने क्या है अभी 4 वीडियो को देखा है, यानी कि वो क्या है, अन्य सभी एस्पिरेंट्स हैं 100 क्वेश्चन आगे निकल चुका है। तो वही है, यानी कि अपने यूपीएससी की तैयारी में क्या होता है, इस समय क्या होगा, लगभग मतलब कि 90% एस्पिरेंट तो क्या होगा, शांति से बैठा होगा। और बचे हुए 10% एस्पिरेंट ही क्या होंगे, इसमें अपनी स्टडी को क्या कर रहे होंगे, बहुत ही अधिक स्पीड से चल रहे होंगे। तो भाई उसी में आप भी अपने अपने आप को आइए और अपनी स्टडी को क्या कीजिए, थोड़ा सा पढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री के टोटल 25 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने पिछले के वीडियो देखे थे, उसी प्रकार से आप लोग भी क्या इस बार के जो वीडियो अपनी चल रहा है उनको भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आगे अब शुरू करते हैं, आपसे आगे अपनी क्लास को। तो अभी क्लास अपनी शुरू होने वाली है। क्या पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय भारतीय शिल्पकला भारतीय शिल्पकला वस्तु क्या है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा, यानी कि जो भारतीय शिला वस्तु हैं, यानी कि उसके इतिहास के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया पहला क्या है, बादामी की गुफा। तो बादामी की गुफा प्राचीन बादामी की गुफा भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शिलाकृत गुफाएं हैं। क्या हमारा यह मतलब कि ये वाला क्वेश्चन सही है आंसर, विकल्प इसका। अगला वाला है, बराबर की शिलाकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा बराबर की गुफाओं के बारे में, तो आप जानते होंगे कि आजीवक के लिए बनाई गई थी। पर यहाँ पे आपको ये पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनाई थी। किसने बनाई थी, अशोक ने, और उसके जो मतलब कि शायद पुत्र या फिर उसका पुत्र का पुत्र, तो यानी कि दशरथ, अशोक और दशरथ ने मिलकर के बनाई थी। तो यानी कि इसका सेकंड वाला तो गलत हो जाता है। अगर आप सेकंड को काटेंगे तो इसका मतलब आपकी एक और तीन में से कोई एक विकल्प सही होगा। उसके बाद में बोला है, एलोरा में गुफाओं के विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई, यानी कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो क्या है, विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि एलोरा में कुल कितनी है, 34 गुफाएं लगभग हैं। और इसने क्या है, हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक से लेकर के मतलब कि शायद 12 तक की इसमें क्या है, हिंदू हैं। और 12 से लेकर के 29 तक बौद्ध है। उसके बाद में क्या है, जैन के लिए है। तो इसी प्रकार से मतलब कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए, हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों के लिए बनाई गई है। तभी तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो यानी कि इसमें से क्या हो सकता है, आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी। और एक विकल्प हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है इस प्रकार से। तो बादामी की जो गुफाएं हैं उसमें क्या वो शैलाकृत गुफाएं तो हैं, मतलब कि भारत की प्राचीनतम क्या बोला, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलाकृत गुफाएं हैं। तो ये हमारा क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्यों के संदर्भ में आपको बताना है, जो भारतीय इतिहास है इसके संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा जो थे इसके सदस्यों के बारे में बताना है। तो उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे यानी कि निर्वाचित होते थे। उसमें जो प्रांत होते थे तो उसमें क्या लोग सीधे निर्वाचित थे। तो आपको पता होगा कि अपने भारतीय संविधान सभा था उसमें कोई भी सदस्य जो था सीधे निर्वाचित नहीं हुआ था। उसके बाद बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा नामित हुए थे। तो आपको भी ये भी पता होगा कि सारे के सारे सदस्य जो थे राष्ट्रीय मुस्लिम लीग के द्वारा नामित नहीं हुए थे। वहीं मुस्लिम लीग क्या थी, उसने तो बहिष्कार मतलब कि बहिष्कार भी कर दिया था बाद में। और अगला है, प्रांतीय विधानसभा सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो आपको पता होगा कि यानी कि इसका राइट आंसर क्या हमारा सी वाला है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के अनुसार चुना गया था। तो ये तो बिल्कुल गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हमारा सी है। और चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसके ऊपर है। और इसमें क्या बोला है, जमींदारों की हिस्सेदारी, इसका मतलब कि ये इसका मतलब कि उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया। और इसमें बोला है, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई, यानी कि 1/2 को चेंज करके 1/3 बोला गया है। तो आप समझ गए होंगे, अगर यहाँ से आप तिभागा से भी अगर अनुमान लगाना चाहें, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी अगर आप क्या तिभागा से अनुमान लगाना चाहेंगे, फिर भी आप आराम से इसका अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, लेकिन क्या है, इसके लिए आपको चार के चारों विकल्प को पढ़ना पड़ेगा। और अगला क्या है, भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व किसानों को प्रदान करना।
उसके बाद में बोला है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत। कृषकों को समस्त ऋणों के रद्द। तो ये तो आप जानते होंगे कि नॉर्मली आप काट सकते हैं इसको। और अगला क्या, कृषि दस्ता का अंत, ये भी नहीं है, कि इसका सीधे सीधा आप आंसर क्या लगा सकते हैं। अगला क्या है, बंगाल तिभागा का जो मूल उद्देश्य था वो था किसानों की जो ज़मींदारी जो थी, यानी कि उसमें जो फसल की हिस्सेदारी जो थी वो 1/3, यानी कि 1/3 करना। अभी क्या थी, आधी को कम करके 1/3 करना, यानी कि 1/2 को चेंज करके 1/3 करने का मांग कर रहे थे। कौन? जो तिभागा के जो किसान मतलब कि जो किसान जो क्रांतिकारी थे, या फिर जो भी मतलब आंदोलन कर रहे थे उन्होंने। और चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य और जबकि अन्य को बिहार कहा जाता है। यहाँ से यूपीएससी का 2 से 3 बार यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन जो है 2013 का है, और इसके बाद में यूपीएससी ने 13 के बाद में भी कई बार इसको पूछा है। तो इसमें भी क्या है, शैलाकृत गुफाएं, ये भी अगर पूछ सकती कि उपरोक्त में से कौन सी शैलाकृत गुफाएं, तो यानी कि चैत्य हो जाएगा और बिहार हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला कि चैत्य और बिहार में अंतर क्या है। तो आप जानते होंगे, अगर आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा, तो चैत्य क्या होता है, जहाँ पे मतलब कि बुद्ध की मूर्तियाँ या फिर उनका संबंधित कुछ सामान होता है, और जहाँ पे क्या पूजा स्थल होता है एक तरीके से। वही बिहार क्या होता है, बिहार का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पे क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। तो यानी कि बिहार क्या होता है, पूजा स्थल होते हैं। तो ये तो उल्टा बता दिया। वहीं चैत्य क्या होता है, भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ये तो गलत है। चैत्य क्या है, पूजा स्थल है, जबकि बिहार क्या हमारा बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। और आगे भी लेकिन क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन के चार के अगर 4 विकल्प दिए हैं तो 4 के चारों विकल्प पढ़ना जरूरी होता है। तो चैत्य जो है, चैत्य गुफा से दूर दूसरे सिरे पर, तो ये बिल्कुल गलत है। दोनों में से कोई वस्तु परक उत्तर नहीं है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, चैत्य जो होते हैं पूजा स्थल के रूप में होते हैं, जहीं वहीं बिहार के होते हैं बौद्ध भिक्षुओं के रहने के निवास स्थान होते हैं। और उसके बाद में बोला भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया में आरंभ किया था, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था, और मतलब कि किसकी प्रतिक्रिया में लाया गया था। क्या कैबिनेट मिशन की प्रतिक्रिया में लाया गया था, या क्रिप्स प्रश्न की प्रतिक्रिया में लाया गया था, या फिर क्या, या फिर क्रिप्स या फिर बेबल। तो आपको अगर पता होगा तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था हमारा वो किसकी प्रतिक्रिया में लाया गया था, क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद में क्या आया था हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन आया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। और अगर आपको पता होगा तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं बताना चाहूँ तो मैं, जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें क्या था, उस समय जो मतलब कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, विस्टन चर्चिल करके एक थे, यानी कि चर्चिल उस समय क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और जो हमारा क्रिप्स प्रस्ताव जो था 1942 में आया था, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जो भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 से ही, अगस्त 1942 से स्टार्ट हो गया था। तो यही हमारा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया किसके, मतलब कि किसकी प्रतिक्रिया में आया था, तो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में आया था। और चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किसकी, वो भी निर्वाण की। तो बौद्ध धर्म में आप भी जानते होंगे कि बौद्ध धर्म में सबसे निर्वाण की मतलब क्या होता है, कि यानी कि सभी इच्छाओं का मर जाना ही क्या होता है, मतलब कि बौद्ध धर्म में निर्वाण की व्याख्या करते हैं। तो क्या है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, यानी कि भाई इच्छाओं का खत्म हो जाना। तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन ये राइट आंसर हो जाएगा। परंतु आगे भी पढ़ लेते हैं। स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, ये तो बिल्कुल मतलब कि लग रहा है देख के यहाँ बता सकते हैं। परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, तो ये भी नहीं है। धारणिकता मानसिक अवस्था, तो ये भी हमारा नहीं है। तो यानी कि क्या है, इसमें नॉर्मली अगर आपको थोड़ा सा भी बौद्ध धर्म पढ़ा है तो अगर अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाते हैं, फिर भी आप बता सकते हैं कि यानी तृष्णा रूपी जो हमारी अग्नि है उसका खत्म हो जाना ही क्या होता है, बौद्ध धर्म का निर्माण की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। और अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए लोगों के लिए सही चित्रण करता है। क्या सिंधु घाटी अगर सभ्यता आपने पढ़ी होगी तो उसके लोगों के बारे में पूछा। इसमें क्या इनके विशाल महल और मंदिर थे। क्या इनके आपने कभी मतलब कि इतनी बार सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, क्या आपने कभी उनके महल या फिर मंदिरों के बारे में पढ़ा होगा। तो आपने महलों के बारे में तो शायद पढ़ा होगा, पर कभी मंदिर या मंदिर के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो यानी कि इसका एक गलत हो जाता है। उसके बाद में क्या, देवी और देवताओं दोनों की पूजा होती थी। तो आपको पता होगा माता देवी की मूर्ति मिली है, और उसके बाद में मतलब कि पशुपति शिवनाथ यानी पशुपति की भी मूर्ति मिली है, जो कि शिव की तरह मतलब कि माने जाते हैं। तो यानी कि दोबारा तो हमारा सही हो जाएगा। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ, तो यानी कि आपको रथ के बारे में कई जानकारी मिली थी। आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो क्या थे, बहुत ही मतलब कि शांतिप्रिय लोग थे, और बहुत ही मतलब कि सहयोग आपस में मिलजुल कर रहने वाले थे। तो इसका मतलब क्या, हमारा थर्ड वाला भी गलत हो जाता है। तो अगर आप यानी कि फर्स्ट को काट दें और थर्ड को काट दें तो हमारे पास केवल बचता है बी। तो अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है तो इसको आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे।
अगर आपको ये भी पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, ये एक तरीके से मतलब कि इसका जो मतलब कि पश्चिमी भाग था वो काफ़ी ऊँचा रहता था, और जो मतलब कि जो पूर्वी भाग था वो निचला था। यहाँ पे क्या लोग लोग रहते थे, यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे, और यहाँ पे क्या मतलब कि श्रेष्ठ लोग, यानी कि जो मतलब कि उच्च वर्ग के लोग रहते थे। तो ये बात तो आपको पता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आगे। और इसी प्रकार से हम लोग क्या सारे के सारे मतलब कि 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही क्या आज ये सीरीज चल पा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी अभी। इसका राइट आंसर क्या था हमारा, केवल बी था। निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांत, अभी क्या पूछा, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, बौद्ध सिद्धांत के बारे में देखा था, और उसके बाद में उससे पहले भी हम लोगों ने क्या बौद्ध में चैत्य और विहार के बारे में पढ़ा था। इस बार क्या है हमारा है, जैन सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। और जैन सिद्धांत में क्या पूछा गया, कर्म को विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है क्या। अगला बोला है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम हो, कण हो मतलब कि सूक्ष्मतम हो, कण हो, उसमें आत्मा होती है। यानी कि बोला है कि कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी सूक्ष्मतम हो, चाहे कण हो वो, उसमें आत्मा होती है। तो अगर आपने देखा होगा 2023 का क्वेश्चन, तो 2023 में भी इसी प्रकार से सेम यही स्टेटमेंट बना दिया था, और पूछा था कि ऐसा कौन सा धर्म है जो मानता है कि हर एक कण में आत्मा होती है। तो यही इसका स्टेटमेंट से ही उठा के बनाया गया था 2023 में। यानी कि इसका दो वाला तो बिल्कुल सही है, तो दो का सही है, इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद में कर्म जो है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य ही इसे अंत करना चाहिए। तो यानी कि तीन तो हमारा ऑलरेडी वैसे भी सही हो गया था, और इसका ये भी सही है कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपस्या। यानी कि तपस्या ही क्या है, कर्म को जो कहते हैं कि विनिष्ट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। तो जैन धर्म आपने अगर डिटेल में पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व करने में ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होगी। और चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम लोग, कौन सा है, अजंता और एलोरा, और इसके बाद में पूछा है लोपाक्षी मंदिर, इसके बारे में बात हुई है। तो इसमें क्या है, अजंता और एलोरा, यानी कि उपयुक्त में से क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भित्ति चित्रकला, यानी कि भित्ति चित्रकला का मतलब होता है एक जो जैसे कि मंदिर है या फिर कोई मतलब कि कहते हैं कि मंदिर है, इसमें अंदर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं भित्ति चित्रकला के रूप में के लिए भी जाना जाता है। क्या अजंता की गुफाएं हैं, क्या लोपाक्षी मंदिर की गुफाएं हैं, सांची का स्तूप है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, यानी कि जो अजंता की गुफाएं हैं, उसमें बहुत सारे भित्ति चित्र पाए गए हैं, तो अजंता की गुफाएं बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं लोपाक्षी मंदिर है, वहाँ पे भी कई जगह पे पाए गए, परंतु अगर आपको पता है वो सांची का स्तूप, उसमें क्या है, कहीं पे भी भित्ति चित्र नहीं है। तो ये क्या हमारा जो मतलब कि एक तरीके से बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, केवल बी, यानी कि एक और दो। और आगे चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उस समय का उपदेश देता था जिस समय क्या लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्ता में आया। यानी कि बाबर की सत्ता के समय कौन जो था उस समय क्या दे रहा था, सत्तारूढ़ी के समय उपदेश देता था। तो अगर आपको पता होगा, जो दादू दयाल थे, दादू दयाल थे, उसके बाद में क्या है, गुरु नानक, त्यागराज। तो इनमें से अगर आपको राइट आंसर बताना चाहें तो गुरु नानक इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बी हो जाएगा। यानी कि इसमें तो थोड़ा सा फैक्चुअल भी हो जाता है, और थोड़ा सा अगर आपको टाइम लाइन पता है तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये त्यागराज, अगर मैं आपको इनकी थोड़ा सा वो बताना चाहूँ टाइम लाइन, तो इनका टाइम लाइन हो जाएगा हमारा, 1 मिनट में आपको टाइम लाइन दिखा देता हूँ इनकी। जो दादू दयाल जो थे, दादू दयाल की टाइम लाइन जो है 1544 से 600, 1544 से 1603 है। और वहीं जो हमारे गुरु नानक, इनकी क्या है, 1669 से लेकर के 1539 है। और वहीं जो त्यागराज है, इनकी क्या है, 1767 से आगे की है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि जो बाबर आया था, बाबर क्या है, 1500 भी मतलब कि 15वीं शताब्दी में आया था। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, गुरु नानक ही केवल होगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो मैंने आपको इसकी टाइम लाइन बता दी है, तो आगे अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना आप उसको क्या है, स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है तब की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो क्या, अभी तो आप क्या है, सीख रहे हैं। भारत में दार्शनिक विचार, ये तो अगर आपने, भारत में क्या मेन रूप से मुख्य रूप से 6 दार्शनिक हैं। उसके बाद में मतलब कि आध्यात्मिक क्या कहते हैं कि जो ईश्वर को मानते हैं, उसमें क्या मुख्य रूप से 6 हैं। उसके बाद में 2 और बौद्ध और जैन। उसके बाद में क्या है, लिंगा जो कहते हैं कि क्या कहते हैं, चारवाक दर्शन है, वो क्या है, नास्तिक है। तो क्या भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य के बारे में पूछा। सांख्य संप्रदाय से निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना, यानी कि सांख्य संप्रदाय, यानी कि जो सांख्य दर्शन है उसके बारे में पूछा है। तो सांख्य दर्शन पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। तो आपको पता होगा सांख्य दर्शन क्या होता है, मतलब कि कर्म के सिद्धांत को भी स्वीकार करता है और आत्मा को भी स्वीकार करता है। इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा हमारा। उसके बाद सांख्य की मानता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर
ले जाता है, ना कि कोई बाह्य कारक। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि सांख्य दर्शन मानता है कि आत्मज्ञान ही क्या आता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आपको पता होगा सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। तो इतना ही बस आपको जानना चाहिए। उसके बाद में मतलब कि अगर आपको कौन मतलब कि और भी बताना चाहिए तो और भी हमारे दर्शन कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, जो पतंजलि का कौन है, योग दर्शन है, यानी कि पतंजलि का योग हो गया। सांख्य का क्या हो गया हमारा, कपिल मुनि हो गया। और वैशासिक के कौन हो गए, वैशासिक के कणाद हो जाएंगे। और उसके बाद में और भी है, अभी मैं बताता हूँ आपको आगे भी। तो वैशासिक के हमने क्या बताया मैंने, कणाद हो गए। और इसी प्रकार से मतलब कि हमारे और भी मतलब कि दर्शन है। मीमांसा के कौन है, वेदांत हैं, या फिर और भी मतलब कि मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो उसमें क्या, उसके लिए एक अलग से लेक्चर हो सकता है पूरा का पूरा दर्शन के ऊपर। तो उससे क्या हर साल एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, चाहे मेंस हो या फिर प्रीलिम्स हो। तो आपको क्या है, भारत के जितने भी दर्शन है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाना चाहिए। चलिए आगे की सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या है, जे भी हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसमें क्या मैंने बताया था, कर्म को विनिष्ट करना ही सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। चाहे वस्तु सूक्ष्मतम हो, आत्मा होती है। आत्मा क्या है, आत्मा होती है चाहे सूक्ष्मतम कण हो। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य से अंत करना चाहिए, यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। अगला है हमारा एनी बेसेंट के बारे में। तो एनी बेसेंट हम जानते होंगे कि भारतीय इतिहास में एक बहुत ही मतलब कि लीड नेता के रूप में रही थी। तो आपको जानते होंगे आप लोग, होम रूल लीग जो है उसका आंदोलन का आरंभ किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। और उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपको पता होगा किसने की थी, HP मैडम ब्लावत्स्की करके थे, उन्होंने क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला तो गलत हो जाता है। सेकंड गलत होते ही हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक और तीन। तो इनमें से आपको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार यानी कि एक बार अध्यक्ष रही थी, बिल्कुल सही है। वो भी क्या, प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी कौन थी, एनी बेसेंट ही थी। तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एनी बेसेंट के बारे में वैसे तो बहुत कुछ जानने को है, पर अगर हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे फिर हम लोगों का क्या वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित छोटे मोटे जो मतलब कि फैक्ट होते हैं उसको जानते हुए चलेंगे। अभी आता है हमारे का इल्बर्ट विवाद। इल्बर्ट विवाद आपने बहुत ही अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और इल्बर्ट विवाद के बारे में अगर मतलब कि नॉर्मली अगर आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा, तो इल्बर्ट जो मतलब कि जो विवाद हुआ था वो कब हुआ था, 1884 में हुआ था। और इसमें क्या था, मतलब कि जो भारतीय जज थे उनको क्या दे दिया था, मतलब कि जो ब्रिटिश जज थे उनकी भी मतलब कि सुनवाई कर सकते थे। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या कर दिया था, मतलब कि जो ब्रिटिश नागरिक मतलब कि ब्रिटिश जो जज थे उन लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया था। उसके बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया था। और ये किसके द्वारा लाए गए थे, रिपिन थे। तो एक मतलब कि गवर्नर जनरल रिपिन जो था उसने लाया था। और तो चलिए इसमें क्या बोला है इतना मैंने बता दिया आपको इल्बर्ट विवाद के बारे में। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीयों न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हमारा, सी है। भारतीयों द्वारा हथियार लेकर जाने की कुछ प्रतिबंध लगाना, तो ये तो नहीं था। भारतीय भाषाओं के प्रकाशन में होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना, ये भी नहीं था। आयातित सूत्र पर कोई शुल्क लगाना, तो इससे भी संबंधित नहीं था। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, टोटल अभी कितने हो गए हमारे, 16 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थल है उससे संबंधित बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन था। तो यूपीएससी का है बुद्ध, मैंने जैसे कि बताया आपको, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत ही क्वेश्चन पूछती रहती है। मतलब कि हर दूसरे साल आपको क्या है, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसमें पूछा गया है बुद्ध के जीवन से संबंधित उपयुक्त में से कौन से जो है संबंधित है, क्या है निम्नलिखित कौन सा संबंध है, ठीक है। क्या अवंती बौद्ध धर्म के मतलब कि बुद्ध से संबंधित था, क्या कौशल था, क्या गांधार था, या फिर मगध था। तो अगर आपने जानते होंगे तो मगध क्या होता है, मगध तो बुद्ध धर्म से संबंधित था ही, यानी कि बुद्ध से संबंधित था। और वहीं कौशल भी उनकी मतलब कि कौशल उनके मतलब कि क्या कहते हैं, कौशल जो था मतलब कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। वहीं क्या कहते हैं, सारनाथ में इनका प्रथम उपदेश था। वहीं श्रावस्ती यानी कि श्रावस्ती को ही क्या कहते हैं, कौशल कहते हैं। तो कौशल से इनका संबंध था। वहीं क्या अवंती अवंती और गांधार से इनका कोई संबंध नहीं था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करना मतलब कि थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर अगर यूपीएससी आते हैं तो अगर आप सॉल्व कर पाते हैं उस समय तो ठीक है, वरना क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आपको पढ़ा है तो आराम से कर लेंगे। रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति किसके लिए की गई थी। ये भी हमारा के यूपीएससी ने ही पूछा है और 2023 में ही पूछा था। इसमें पूछा है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए क्या रेड क्लिफ समिति आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अल्पसंख्यकों से संबंधित नहीं था। आप भी जानते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए था। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। और स्वतंत्रता के विधेयक के रूप में भी नहीं था, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच के लिए भी नहीं था। और चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग।
इसके आगे ज़्यादा नहीं जाते हैं। और भारतीय क्या है, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन क्या है? तो पंचायतन आप जानते हो कि पंचायतन क्या है हमारे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में? पंचायतन एक शैली है, क्या है? इसमें क्या बोला, ये क्या है? ग्राम के श्रेष्ठ जनों की सभा, तो ऐसा नहीं है। मंदिर रचना की एक शैली है, तो बिल्कुल सही है। धार्मिक संप्रदाय भी नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं। तो पंचायतन क्या हमारी मंदिर निर्माण की एक शैली है। इसमें क्या होता है, एक मेन मंदिर होता है, उसके आस पास से टोटल 5 मंदिर बनाए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पंचायतन शैली के मंदिर को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। और पंचायती शैली के बारे में आपको अगर इतना पता है, बाकी तो आप क्या आर्ट एंड कल्चर को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर इसमें बहुत कुछ पढ़ने को हो जाता है। अगला क्या है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकल पदनाम किससे संबंधित है? और यूपीएससी क्या करती है, इस टाइप के मतलब कि कई बार क्वेश्चन पूछती रहती है और शब्दावली दे देती है हर साल। एक या दो क्वेश्चन तो पूछती ही है, हिस्ट्री से या फिर हमारे क्या मतलब कि मेडाइवल या फिर मॉडर्न से। और उसमें क्या पूछ देती है, मतलब कि एक आध शब्दावली दे देती है और पूछती है कि इसमें क्या था। अगर आपने 2024 का देखा होगा तो इसमें भी आया था एक क्वेश्चन, तो 2024 में भी आया था, 23 में भी था, 22 में। मतलब कि ये एक रिकॉर्ड है कि यूपीएससी हर साल एक या दो क्वेश्चन, चाहे आपको हिस्ट्री से पूछे, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, कभी ना कभी एक ऐसा मतलब कि वर्ड या फिर कोई कहते हैं कीवर्ड दे देगी, उसके बारे में पूछे कि ये किससे संबंधित है या फिर इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, महतर और पट्टकल ये मतलब कि ग्राम अधिकारी थे मध्यकालीन भारत में, क्या थे, ये ग्राम अधिकारी थे। और उसके बाद में क्या है, और उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये फिर से रिपीट हो गया, शायद मैंने डबल लगा दिया है। इसका क्या था, 3 और 4 था। उसके बाद में फिर से आया हमारा भारतीय दर्शन, देख रहे होंगे फिर से अभी रिपीट कर दिया, अभी जल्दी अभी हम लोगों ने अभी पहले ही जस्ट पढ़ा। और उसके बाद में फिर से पूछ लिया कि भारतीय दर्शन के बारे में कौन सा भाग नहीं है, यानी कि जो भारत का दर्शन है। एक मिनट, क्या बोला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा भारतीय षड दर्शन, यानी कि भारत में 6 मुख्य दर्शन जो हैं, तो भारत में 6 दर्शनों में से कौन सा भाग नहीं है, भाग नहीं है। तो आपने मैंने जैसे कि आपको अभी बताया, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, यानी कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत, ये तो 6 हो गए हमारे क्या, कहते हैं कि भारतीय षड दर्शन के भाग। वहीं लोकायत और कपालिक, जी आप जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसकी क्या उपशाखा है, यानी कि बौद्ध धर्म जो है उसकी उपशाखाएं हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। इसमें क्या पूछा गया था, नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, सांख्य के मैंने क्या बताया था अभी इससे पहले जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। सांख्य पे मैंने बताया था कि कपिल मुनि, यानी कि जो हमारे कपिल ऋषि हैं, उन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की थी, मतलब कि सांख्य दर्शन की प्रणेता थे या फिर स्थापना की थी। वहीं योग के मैंने क्या बताया था, पतंजलि बताया था। और न्याय के क्या बताया था, न्याय के बताया था मैंने गौतम ऋषि। न्याय के क्या हैं, गौतम ऋषि हैं। न्याय के गौतम ऋषि हैं। उसके बाद में वैशासिक के कौन है, कणाद है। तो वैशासिक के कौन है, कणाद है। क्या बताया मैंने, न्याय के गौतम है। शुरू से मैं बताता हूँ कि योग के मैंने क्या बताया, पतंजलि। सांख्य के क्या बताया मैंने, कपिल मुनि। न्याय के क्या बताया मैंने, न्याय के गौतम। वैशासिक के कणाद। और मीमांसा के कौन हो जाएंगे, मीमांसा के हो जाएंगे हमारे जैमिनी। और वेदांत के कौन हो जाएंगे हमारे, वेदांत के हो जाएंगे बद्रायण। तो इस प्रकार से 6 के 6 दर्शन और उनके प्रणेता कौन कौन है मैंने बता दिया। और वहीं जो हमारे लिंगायत और कपालिक क्या हैं, वो हमारे बौद्ध दर्शन से उपशाखाएँ हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। और इससे आपको चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो, एक क्वेश्चन तो आपको हर साल आना ही है। कैसा आना है, एक क्वेश्चन पूछ देगा, मतलब कि उसमें बोल देगा 6 दर्शन हमारे जो मुख्य मैंने अभी बताए कौन कौन से, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, कणाद, मीमांसा, मतलब कि मीमांसा और वेदांत। इन 6 दर्शनों में से आपके प्रणेता या फिर उसके मतलब कि उसका मतलब क्या है, उसका सिद्धांत क्या था, बस इतना ही पूछेगा। 3 चीज़ें कौन कौन सा, पहला तो दर्शन, और दर्शन के कौन कौन से भी देख रहे हो, इसमें से कौन सा दर्शन नहीं है, बस इतना ही पूछ लिया। पहले तो पूछेगा दर्शन, उसके प्रणेता कौन थे। उसके बाद में क्या पूछ लेगा, दर्शन के बाद में कि इसका मतलब क्या है, बस इतना ही पूछेगा। अगला चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, भारत के संप्रीतिक के नीचे उत्तीर्ण भारत की राष्ट्रीय अंत क्या आदर्श शक्ति। एक मिनट, क्या लिखा है, भारत की संप्रीतक, देख रहे होंगे कितनी शुद्ध हिंदी यूपीएससी ने यूज़ की। हालांकि जो भारत का प्रतिबिंब यानी कि जो राज्य चिन्ह है उसके बारे में बात कर रहा है। उत्कीर्णित भारत का आदर्श वाक्य जो है क्या है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो सभी को पता है सत्यमेव जयते कहाँ से है। क्या कठोपनिषद है, तैत्तिरीय, छंदोग्योपनिषद से, या फिर मुंडको। तो आपको पता होगा क्या मुंडकोपनिषद से लिया गया हमारा, क्या जो मुंडकोपनिषद है वहाँ से क्या लिया गया हमारा, सत्यमेव जयते लिया गया है। और उसके बाद में आप जानते होंगे कि जो एक क्या कहते हैं, नचिकेता और मोर की एक, नचिकेता और यमराज की एक मतलब कि जो कथा है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई कठोपनिषद है। तो नचिकेता और जो यमराज की जो वार्तालाप है वो कहाँ है, कठोपनिषद में है। और वही क्या, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ पे से है, बद्राणाई उपनिषद है, वहाँ से लिया गया है। और वही जो गायत्री मंत्र वो आप जानते होंगे, मतलब कि जो हमारा क्या कहते हैं,
गायत्री मंत्र जो हमारा क्या है मतलब कि प्राचीनतम वेद क्या कहते हैं, ऋग्वेद है। ऋग्वेद से हमारा क्या है, गायत्री मंत्र लिया है, जो कि उसके तीसरे खंड में है, मतलब कि तीसरे क्या कहते हैं, तीसरे भाग या खंड जो भी है, मतलब आप समझ लीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगला हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कब, मतलब कि कब तक बना रहा है, यानी कि जो कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू किया था वो कब तक बना रहा था। तो आपको पता होगा कर्जन का बंगाल विभाजन उसने लाया था। तो चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ही सॉल्व करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध तक, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब तक रहा था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं 1914 में रहा। तो क्या प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, जिससे विभाजन समाप्त किया, क्या उस समय लाया गया था। या फिर जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में एक दरबार लाया था 1911 में, जिसे क्या कहते हैं शाही दरबार, कर्जन ने लाया था, अधिनियम के द्वारा निरस्त किया गया था। गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, तो सविनय अवज्ञा तो आप जानते हैं बहुत दूर है, उधर तो हो ही नहीं सकता, और 1947 भी नहीं हो सकता, 1947 भी बहुत ही लंबा है। तो आप इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, पर आपको बता देते हैं क्या, जॉर्ज पंचम जो था उस समय आया था, और 1911 में उसने क्या जो बंगाल विभाजन था उसको, मतलब कि कहते हैं कि नष्ट कर दिया, मतलब बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद में आप ये भी जानते होंगे कि उसी समय क्या था, हमारी जो कोलकाता थी, कोलकाता से राजधानी कहाँ पे आ गई थी, दिल्ली में आ गई थी। तो 1912 में हमारी राजधानी क्या बन गई थी, दिल्ली बन गई थी। तो इतना आपको जानकारी होनी चाहिए थी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का अधिवेशन किस लिए महत्वपूर्ण है। तो यानी कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन है वो पूछ रहा है किस लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको भी अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन हमारे क्या कई बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस का उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी, या फिर क्या है, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की स्वीकृति दी गया था। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था, क्या असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था, या फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलन में तीसरी भागीदारी करने का निर्णय लिया गया था। तो आप जानते होंगे कि जो हमारा 1929 में आप जानते होंगे कि जो हमारा क्या है, मतलब कि क्या बोला मैंने, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की स्वीकृति मिल गई थी, किसके लिए, 1929 में। और इसी के बाद में हमारा क्या होता है, जो मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ही मतलब कि इस अधिवेशन को किया था, इसी को मतलब कि लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है। और उसके बाद में हमारा मतलब जो 26 जनवरी 1930 इसी के तहत मतलब कि रोका गया था, यानी कि 26 जनवरी को हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो भी क्या है, इसीलिए मनाया जाता है। वरना हमें आज़ादी आज़ादी तो क्या मतलब कि कुछ समय पहले ही मिल गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन है, शक है। मुख्य रूप से कौन कौन से संबंध है, एक शक संबंध है, एक विक्रम संबंध है, और एक कौन कौन सा है? एक शक संबंध हो गया, विक्रम संबंध हो गया, एक हो गया हमारा, एक संबंध और है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसको आप क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो शक संबंध के बारे में पूछा है। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष से निम्नलिखित तिथियों में से किसके तदनुसार अनुरूप है, यानी कि जो हमारा एक क्षेत्र है, इसमें क्वेश्चन मुख्य रूप से ये पूछा गया है कि जो हमारा शक संवत स्टार्ट होता है उसका पहला दिन, उसका जो पहला दिन होता है वो हमारे जो मतलब कि इंग्लिश कैलेंडर है उसके कौन से दिन पे होगा। तो आपको भी पता होगा कि जो हमारा मतलब कि जो हिंदी कैलेंडर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, चैत से स्टार्ट होगा। अगर अब आप मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो मैं इसका आंसर क्या मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, पर मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आता है और मुझको नहीं आ रहा था मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था और मैं आंसर तक कैसे पहुँचा था। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो शक संवत है वो क्या है, चैत्र से स्टार्ट होता है, यानी कि जो हमारा हिंदी कैलेंडर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ करके आता है, यानी कि चैत्र से स्टार्ट होता है, आपको ये पता होगा। और हमारा होली जो होती है, होली कहाँ से होती है, मार्च में होती है। तो यानी कि मार्च में होती है, इसका मतलब हमारा जो नया साल होता है वो भी क्या होली से के समय से ही स्टार्ट होता है। तो आप जानते हो अगर यानी कि मार्च होता है तो यानी कि अप्रैल और मई तो नहीं हो सकता, इतना अगर आपने काट दिया। अभी आप कहाँ पे 50-50 पे हैं, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन को आप केवल नॉलेज से ही नहीं सॉल्व कर सकते, ट्रिक लगानी पड़ेगी, हर तरीके का आपको अपना पर्सनल मतलब कि एक्सपीरियंस को सॉल्व मतलब कि लगाना पड़ेगा, हर चीज़ लगानी पड़ेगी तभी इसका आंसर आ पाएगा। अगला अभी हमारा क्या आता है, मार्च और 31 मार्च आएगा या 22 मार्च आएगा, इसमें सब कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको भी जानते होंगे कि जो हमारी होली होती है वो मार्च में मतलब कि लगभग बीच के आसपास में आती है, यानी कि बीच में ही लगभग आती है। तो इसका मतलब क्या हमारा आंसर आ सकता है ए, और इसका राइट आंसर भी क्या हमारा ए है। तो इसका मैंने तो आंसर ऐसे ही निकाला था, मतलब कि सोच समझ के थोड़ा डिटेल में समझा क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए। तो तुक्का भी अगर आप लगाएंगे फिर भी आप अगर 22 मार्च लगा देते हैं तो इसका मतलब हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसके अनुसार यानी एक क्षेत्र जो होगा हमारा क्या होगा, 21 मार्च या फिर 22 मार्च को पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा शक संबंध पर आप आंसर निकाल सकते हैं।
और आप जानते हैं कि शक संवत किसने चलाया था? हमारा शक संवत किसने चलाया था? जो कनिष्क एक शासक था, यानी कि जो कनिष्क था, तो कनिष्क ने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। और हमारे भारतीय संविधान ने 1957 में इसको अपना राष्ट्रीय पंचांग घोषित कर लिया था। और इतना अगर आपको जानते हैं तो ठीक है। बात मैंने उसमें बताया था कि शक संवत और विक्रम संवत को है हमारा 57 ईसा पूर्व में, यानी कि विक्रम संवत हमारा क्या है 57 ईसा पूर्व में। इसे किसने चलाया था? विक्रमादित्य ने चलाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा दिया मैंने, क्योंकि आपको समझाना भी था, क्योंकि मैं अगर फैक्ट देके आगे बढ़ जाता तो ठीक नहीं रहता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं अभी कितने हो गए हम लोगों को। शायद 25 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल कंप्लीट। चलिए अभी 2 क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमारे क्या हो गया था? रिपीट हो गया था। अगला क्या है? विख्यात जो हमारा सत्रिया नृत्य है, यानी कि जो सत्रिया नृत्य है, सत्रिया नृत्य जो है हमारा, तो इसमें बोला है इसके बारे में आपको बताना। तो क्या कहता है? सत्रिय नृत्य जो है उसके बारे में आप जानते होंगे, जो कहाँ का असम का ही नृत्य है। यानी कि सत्रिय नृत्य संगीत, नृत्य तथा अभिनय का मिश्रण है। यानी कि अगर कोई भी नृत्य होता है तो उसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, तो इसको आप सही मान सकते हैं। यानी कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता ही दूंगा। ये असम का एक वैष्णवों की भक्ति, यानी कि शताब्दी पुरानी, यह असम में वैष्णवों की शताब्दियों पुराना जीवंत परंपरा है, यानी कि ये भी हमारा सही है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों पर और ताल पर आधारित है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी अनुभव लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे देख लिया कि अगर ये असम का है, वैसे तो कोई मतलब कि कंट्रोडिक्शन नहीं हो सकता, पर आपने देख लिया अगर असम का, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट का है। अगर ये सारे हमारे कवि देखिए तो कौन सा है? ये सारे के सारे कवि हमारे क्या उत्तर भारत के। तो वैसे तो मतलब हो तो कुछ भी सकता है, पर अगर आप थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस लगाते हैं, यानी कि असम में और तुलसीदास में मतलब कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, यानी कि इसका थ्री थ्री वाला नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या है हमारा? 1 और 2। इसका मतलब क्या है हमारा? जो सत्रिय नृत्य है उसके बारे में 1 और 2 कथन सही हैं। सत्रिय नृत्य जो है संगीत, नृत्य और अभिनय का मिश्रण है। साथ ही साथ ये असम के वैष्णव की शताब्दियों पुराना जीवंत परंपरा है, और ये कबीर, तुलसी और मीराबाई से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डिटेल में सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद में ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना। विख्यात मूर्ति शिल्प कला, उसके स्थल के बारे में पूछा है। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवता हैं, यानी कि जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवता हैं, संगीतज्ञ हैं, नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी, यानी कि उनके नीचे क्या है? उनके दुखी अनुयायी हैं। ये क्या हमारे अजंता के संबंध में है, यानी कि अजंता के संबंध में बात बोल रहा है। तो ये हमारी जो सारी की सारी जो है, इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था अजंता के बारे में। उसमें क्या था? भित्ति चित्र के बारे में बात हुई थी। तो यानी कि भित्ति चित्र में क्या होगा? यही सब बनाया गया होगा, यानी कि बुद्ध के बारे में, उनके जो मतलब कि अनुयायी हैं उनके बारे में। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हमारा? ये सही है। जी मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने अगर पिछले के PYQ को सॉल्व कर लिया, तो आगे आने वाली UPSC के अगर नए साल में अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आप अपने कॉमन सेंस या फिर इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? क्या लिखा है? प्रस्तर पर उत्कीर्णित वैष्णव की वराह अवतार की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा, जिसमें देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर के उभरते हुए दर्शाया गया। क्या ये हमारे माउंट आबू में पाया जाता है? तो ये बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में बोला है, इसमें मैं अभी बताता हूँ आपको। और उसके बाद में अगला बोला है गहरे शुभ में दशा। उसके बाद में विशाल घोलाश्मों पर अंकुरित अर्जुन तपस्या है गंगा अवतार। क्या हमारे ये मामल्लपुरम में है? तो बिल्कुल सही है। यानी कि तीसरा वाला हमारा क्या है? मामल्लपुरम, बिल्कुल सही है। तो ये जो हमारा है जो अजंता वाला, जो कहाँ पे है? मतलब कि औरंगाबाद में पड़ता है, बाघेरी नदी के पास में। ये भी पूछा एक बार UPSC ने कि जो हमारी अजंता की गुफाएं हैं वो किस नदी के पास पड़ती हैं। तो अजंता की गुफाएं हमारी कहाँ पे? औरंगाबाद में बाघेरी नदी के पास में पड़ती हैं। और ये हमारी क्या विश्व विरासत इस सूची में भी आता है। और वहीं जो हमने बताया कौन सा बरहा वाला, जो हमारा क्या है? ये हमारी उदयगिरी की पहाड़ियों में है, यानी कि जो हमारे जो माउंट आबू में नहीं, कहाँ पे? उदयगिरी की पहाड़ी में है, और गुप्तकालीन शासकों के द्वारा निर्मित की गई थी। और जो हमारा तीसरा वाला बिल्कुल सही है, महाबलीपुरम में है, यानी कि रथ मंदिरों में सारा का सारा दिखाया गया है। और जो कि हमारे क्या नरसिंह वर्मन एक थे, उन्होंने बनाया था। और इस प्रकार से हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 3, और 2 हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यानी कि आज के क्वेश्चन को, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट वाला एक और बढ़ा देते हैं अभी। अगला बोला है गदर क्या था? तो आप जानते होंगे गदर क्या था एक। जी यहाँ पे मूवी वाला गदर नहीं पूछा, यहाँ पे यह भारतीय इतिहास में गदर क्या था? गदर एक समाचार पत्र भी था, और उसके बाद में एक आंदोलन भी था। तो समाचार पत्र क्या था? 1 मिनट देख लेते हैं इसमें विकल्प क्या दिया।
भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। यह एक राष्ट्रीय संगठन जो सिंगापुर में संचालित होता था। यह एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो गदर हमारा है, गदर हमारा एक क्या था, मतलब कि एक क्रांतिकारी क्या कहते हैं कि समाचार पत्र भी था। और इसमें मतलब कि इसके बाद में एक समाचार पत्र के साथ साथ इसके बाद में एक समाचार पत्र से ही क्या बन गया, क्रांतिकारी एक संघ बन गया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, यानी कि भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। और इसके एक मुख्य जो नेता थे यानी कि सोहन सिंह भकना। तो सोहन सिंह भकना इसके क्या मुख्य नेताओं में से एक थे। और उसके बाद में क्या है, और उसके बाद में यूपीएससी ने इससे मतलब कि इससे संबंधित गदर आंदोलन से संबंधित कम से कम 2 से 3 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो यानी कि हम लोगों ने आज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बाकी आप लोग अपनी अपनी राय बताते रहिए कि आगे आपको क्या चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ तक भी अगर वीडियो आप लोगों ने देखा तो धन्यवाद।